हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू एपटेक आईडी। हम आज करेंगे रैपिड रिवीजन। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट एनवायरनमेंट क्या है। मार्केट एनवायरनमेंट का मतलब है वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स या ताकत जो एक कंपनी के मार्केटिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि कंपनी प्रोडक्ट्स को कैसे बनाएगा, कैसे प्रमोट करेगा, कैसे उसका प्राइस सेट करेगा और किसको बेचेगा। ये हमें मदद करता है बेटर डिसीजन मेकिंग में। मार्केटिंग एनवायरनमेंट समझ के कंपनी स्मार्ट और टाइमली डिसीजन ले सकती है। कंपनी अपडेटेड विद मार्केट चेंजेस। मार्केट हर वक्त चेंज होता रहता है। नए ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजी, नए रूल्स, एनवायरनमेंट को समझकर कंपनी उस हिसाब से चेंज करती रहती है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आने के बाद ट्रेडिशनल स्टोर्स ने भी अपने एप्स लॉन्च कर दिए। ओके, जैसे अजियो, रिलायंस ने खोल दिया। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब कंपनी मार्केट की डिमांड और कस्टमर के टेस्ट को समझती है तो वो उनके लिए बेटर प्रोडक्ट्स बनाती है, जिससे सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। हेल्प इन मैनेजिंग रिस्क इन एडवांस। अगर कंपनी मार्केट एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है तो वो पॉसिबल थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशन पे काम कर सकती है। गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो कंपनी मार्केट ट्रेंड्स को जल्दी समझ लेती है वो कंपटीशन से पहले एक्शन ले सकती है और मार्केट में लीड बना सकती है। इनके क्या टाइप्स होते हैं जो इन्वायरमेंट, जो टाइप ऑफ मार्केट एनवायरमेंट होते हैं। एक होता है इंटरनल एनवायरमेंट जो कंट्रोलेबल होते हैं। फिर होता है हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरमेंट जिनको हम आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, इंटरनल एनवायरमेंट जो कंपनी के अंदर के फैक्टर्स हैं। ओके, जैसे एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय अच्छा होगा, सर्विस अच्छा देगा तो सेल अच्छी होगी और कस्टमर वापस आएगा। कंपनी का कल्चर और पॉलिसी, अगर कंपनी ये सोचती है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मेन थिंग है तो उससे भी जो है हमारे जो सेल्स है बढ़ेगी, लोग वापस आएंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर हमारे पास बहुत पैसा है और अगर बहुत पैसा हमारे पास स्टोर है तो हम अपनी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा दे सकते हैं, मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। ओके, और उससे भी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट, अगर हमारे पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि हम डिमांड को मीट कर सकते हैं तो भी ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है हमारी मार्केटिंग को। ओके, फिर हमारे पास आता है एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हम आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते या जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें आता है दो, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो हमें हमारी जो मार्केटिंग है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जैसे कस्टमर। ओके, अगर कस्टमर की नीड या प्रेफरेंस बदल जाता है तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। डायरेक्टली हमारे सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉम्पिटिटर, अगर राइवल है, उसने क्या ऑफर दिया हुआ है, उसने क्या उस सेम प्रोडक्ट का क्या रेट रखा हुआ है, उससे भी हमारे प्रोडक्ट में फर्क पड़ेगा। सप्लायर, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है उससे भी फर्क पड़ेगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स जो होते हैं, अगर वो टाइम से काम नहीं कर रहे हैं तो उससे भी हमारे सेल्स में फर्क पड़ता है। फिर पब्लिक, जैसे मीडिया, लोकल कम्युनिटी, वो भी हमारी इमेज बनाने या डिस्ट्रॉय करने में बहुत इम्पैक्ट करती है। ओके, अब जब मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं जो बड़े लेवल पे होता है, जैसे कोई पॉलिटिकल, जैसे गवर्नमेंट लॉ बदल गया, पॉलिसीज बदल गई। ओके, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन आ गया, इनकम लेवल कम हो गए। ओके, सोशल कल्चर, लोगों के बिलीफ बदल गए, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन आ गए। इन्वायरमेंट, ग्रीन लॉ, क्लाइमेट इश्यूज और डेमोग्राफी, एज, जेंडर। ओके, ये सब भी हमारे मार्केटिंग में इफेक्ट करते हैं कि हम किस लेवल पे करेंगे और कैसे करेंगे। अब जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, एक है डायनेमिक, कि ये बदलता रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए नए चेंजेस आते रहते हैं। अनकंट्रोलेबल, ये हमारे हाथ में नहीं होता, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स, ये एक चीज में चेंज आने पे हर चीज पे चेंज आता है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अनसर्टन है, फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और रिलेटिव है। अब हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है पूरे मार्केट को छोटे छोटे कस्टमर ग्रुप्स में डिवाइड कर देना जिनकी नीड्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सब कस्टमर एक जैसे नहीं होते। किसी को बजट प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, किसी को प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, किसी को स्पाइसी फूड पसंद है, किसी को नॉन स्पाइसी पसंद है। इसलिए कंपनी मार्केट को तोड़ के टारगेट ग्रुप्स बना लेती है जिससे वो उनके एग्जैक्ट नीड को फुलफिल कर सके। अब जो हमारे पास टाइप ऑफ सबसे पहले जो आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये सबसे कॉमन सेगमेंटेशन होता है। ये कस्टमर्स को पर्सनल डिटेल्स के बेस पर किया जाता है, जैसे एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस। एज है, किड्स हैं, उनके लिए हम टॉयज, एनिमेटेड बुक्स बनाएंगे। टीनेजर है, फैशन ब्रांड्स, ओके, लाइक H&M, जारा। वुमेन्स के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हाई इनकम लोगों के लिए ऑडी, रोलेक्स, राइट। मतलब अगर आपको पता है कि आपके कस्टमर की इनकम हाई है तो आप उनके लिए लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाओगे। अगर आपको पता है उनकी इनकम लो है तो आप उस हिसाब से टारगेटेड प्रोडक्ट बना सकते हो। ओके, अगर आपने अपने कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। फिर आता है हमारे पास, हम डिवाइड करते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें कस्टमर की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। अलग अलग जगहों के क्लाइमेट, कल्चर, नीड्स अलग होती हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में वुलन क्लोथ्स चलेंगे क्योंकि वो ठंडा इलाका है। साउथ इंडिया में कॉटन क्लॉथ चलते हैं क्योंकि गर्मी है वहाँ पे। कोस्टल एरिया जैसे जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहाँ
कोकोनट वाटर, सनस्क्रीन वगैरह चलेंगे। ओके, और हिल स्टेशन में रूम हीटर्स वगैरह ज्यादा बिकेंगी। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, ये थोड़ा डीपर लेवल का सेगमेंटेशन होता है जहां पे हम कस्टमर को उसके लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी और सोशल क्लास को समझ के डिवाइड करते हैं। जैसे रिच लाइफस्टाइल तो ब्रांडेड परफ्यूम्स, लग्जरी वॉचेस, फिटनेस फ्रीक तो जिम वेयर्स, प्रोटीन पाउडर, इको कॉन्शियस लोगों के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब दोनों लोग सेम एज के हो सकते हैं पर उनका लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, राइट। सेम, अब जैसे 16 साल का बच्चा है जो अमीर है वो लग्जरी घड़ियां पहनेगा, जो थोड़ा मिडिल क्लास का है वो उस लेवल का सामान खरीदेगा। तो हम उनके लाइफस्टाइल के बेस पे हम उनको टारगेट करते हैं। ओके, फिर आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ये सेगमेंटेशन कस्टमर के बिहेवियर पे बेस्ड होता है, जैसे वो प्रोडक्ट को कैसे यूज करता है, कितनी बार खरीदता है और ब्रांड के प्रति कितना लॉयल है। जैसे अगर रेगुलर ऑनलाइन शॉपर है तो अमेजॉन प्राइम रिवार्ड्स देगा, हैवी डेटा यूजर है तो जियो अच्छे प्लान्स देगा, राइट। फेस्टिवल शॉपर है तो दिवाली स्पेशल कॉम्बो। सो उस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। अब सेगमेंटेशन पे एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो टाइम ले तो जरूर एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कस्टमर से लिया गया पैसा। अब हम क्यों करते हैं प्राइसिंग क्यों जरूरी है? एक होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कंपनी चाहती है प्रोडक्ट से मैक्सिमम पैसा कमाया जाए, जैसे आईफोन 15 1 लाख का है। फिर दूसरा आता है सर्वाइवल इन मार्केट। कभी कभी नए या स्ट्रगलिंग बिजनेस को लो प्राइस रखना पड़ता है ताकि कंपटीशन से बचा रहे, सर्वाइव कर सके। जैसे एक नया कोचिंग सेंटर 10,000 के कोर्स को 4,000 में बेच रहा है, 5,000 में बेच रहा है। क्यों? ताकि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सके और वो जो कोचिंग है वो बंद नहीं करने पड़ जाए। तो बस सर्वाइव करने के लिए उनको उस हिसाब से प्राइस रखना पड़ता है। या फिर इंक्रीज मार्केट शेयर। ओके, कंपनी मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। जैसे जियो ने फ्री कॉल्स और डेटा दिया स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से उनका मार्केट शेयर बहुत बढ़ गया। ओके, सो इन सब रीजन की वजह से प्राइसिंग को करना और सही से करना बहुत जरूरी है, ताकि एक प्रॉफिट कमाया जा सके, मार्केट में सर्वाइव किया जा सके और अपना जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाया जा सके, यानी अपने बिजनेस को और फैलाया जा सके। अब जो टाइप ऑफ प्राइसिंग होती है, किस किस तरीके से प्राइसिंग होते हैं, एक सबसे पहले आता है पेनिट्रेशन, लो प्राइस टू एंटर द मार्केट। ओके, सो सबसे पहले जो पेनिट्रेशन मेथड होता है उसमें क्या होता है, मार्केट में एंटर करते टाइम हम छोटा प्राइस करते हैं। ओके, जैसे तुमने देखा होगा जियो, जब रिलायंस जियो आया, जब छोटे लेवल पे आया, बहुत कम पैसा दिया, जब सब लोगों को आदत होगी तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन में। फिर होता है स्किमिंग में। स्किमिंग में क्या होता है, पहले हाई प्राइस होता है और फिर पैसा कम हो जाता है। जैसे कि आईफोन जब लॉन्च होता है तब 1-1 1.5 लाख का होता है, 1 साल बाद 2 साल बाद पैसा कम हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। फिर होता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होता है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटर के बराबर या स्लाइटली लोअर रखते हैं। जैसे पेप्सी और कोको कोला दोनों के प्राइस सिमिलर होते हैं ताकि एक दूसरे को बीट ना किया जा सके। ओके, अगर पेप्सी और कोको कोला है, अगर पेप्सी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो कोई पेप्सी नहीं खरीदेगा, क्योंकि सेम चीज कोको कोला दे रहा है और कम प्राइस पे दे रहा है। तो उनको ऐसा रखना पड़ता है प्राइस कि नुकसान भी ना हो पर कॉम्पिटिटर से कम भी ना हो और ज्यादा भी ना हो, राइट। उसे बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के जो स्ट्रेटजीज होते हैं कि कैसे रखते हैं। ये तो एक होता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना पैसा लगा प्लस तुम्हारा प्रॉफिट या हमारा प्रॉफिट हम ऐड करके एक प्राइस रख देते हैं। जैसे कि एक टी शर्ट बनाने में 200 लगा और मुझे 50 का प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने टी शर्ट की प्राइस रख दी 250। फिर दूसरा आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, कस्टमर प्रोडक्ट में कितना वैल्यू फील करता है उस बेस पे हम प्राइस रखते हैं। जैसे एक ब्रांडेड शू 5,000 में मिलता है, जबकि सेम शू 1,000 रुपए में भी मिल सकता है। फिर हमारे पास आता है डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग होता है जब प्राइस डिमांड और टाइम के हिसाब से चेंज होता है। जैसे उबर या एयरलाइन टिकट प्राइस, जब डिमांड हाई होती है वीकेंड फेस्टिवल तो बहुत हाई होता है, वरना लो होता है। अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को 1 सेकंड लेके लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और अगर बाई चांस तुम्हें हाइप का एक ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारे कमेंट के पास तो उसको भी प्लीज क्लिक करें। तुम्हें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पर मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा। हम बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज वो एक्टिविटी होती हैं जो इनटेंजिबल होती हैं, जो ना दिखते हैं ना हम उसे छू सकते हैं। मतलब आप कुछ फिजिकली नहीं लेते, सिर्फ एक्सपीरियंस या हेल्प मिलती है और उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन, हेयर कट, टीचिंग। आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता पर काम हो जाता है। ओके, अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो होता है एक इंटेंजिबल। आप सर्विस को टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे टीचिंग, आपको नॉलेज मिलती है पर आप वो देख नहीं सकते, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। इनसेपरेबल सर्विस को प्रोड्यूस और कंज्यूम एक ही साथ किया जाता है। जैसे हेयर कट, जब बार्बर काम कर रहा है तभी आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास वेरिएबल। सर्विस हर टाइम सेम क्वालिटी की नहीं होती, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और डे टू डे भी चेंज हो सकती है। अब हेयर कट जो है वो हर बार अलग अलग बंदा देगा तो हर बार वो अलग होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि एक ही दुकान में जा रहे हो हर बार डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा।
पेरिशेबल, सर्विस स्टोर नहीं किया जा सकता, अगर मिस हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, जैसे एम्प्टी एयरलाइन सीट। अब जैसे एग्जांपल हो गए एजुकेशन, स्कूल, कोचिंग सेंटर, बैंकिंग, लोन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, चेकअप्स, टूरिज्म, ट्रैवल एजेंसीज, टूर गाइड्स, ये सब क्या है, सर्विस के एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं ग्रीन मार्केट। ग्रीन मार्केट का मतलब होता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना उन लोगों के लिए जो एनवायरमेंट कॉन्शियस है। ऐसे प्रोडक्ट जो एनवायरमेंट को हार्म ना करें, उनकी मार्केटिंग को ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। अब इसकी क्या जरूरत है? एक तो पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, दूसरा लोग अब ज्यादा अवेयर हो रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ, कंपनीज को भी एनवायरमेंट फ्रेंडली बनना पड़ रहा है। अब ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? एक है प्रमोट ग्रीन प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली पैकिंग, केमिकल फ्री आइटम्स को प्रमोट करता है, जैसे कि पहले प्लास्टिक स्ट्रॉ होते थे, अब पेपर स्ट्रॉ आ रहे हैं। पॉजिटिव ब्रांड इमेज, अगर कोई कंपनी है जो ऐसे पेपर प्रोडक्ट्स दे रही है और एनवायरमेंट का ख्याल रखे तो इमेज अच्छी बनती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक है एनवायरमेंट केयर, बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइनिंग का मतलब होता है एक कंपनी के सिमिलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का ग्रुप जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे कोलगेट टूथपेस्ट लाइन में कोलगेट स्ट्रॉन्ग, कोलगेट हर्बल, कोलगेट मैक्स फ्रेश, ये सब सेम कैटेगरी के हैं। अब जो प्रोडक्ट लाइन पोजीशनिंग होती है, सो उसमें क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट के अंदर हर प्रोडक्ट को अलग आइडेंटिटी देना, जैसे कोलगेट हर्बल नेचुरल लवर्स के लिए, कोलगेट मैक्स फ्रेश जेल जो फ्रेशनेस सीकर के लिए, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट जो देसी टेस्ट को वैल्यू करते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें लाइन स्ट्रेचिंग की। ओके, प्रोडक्ट लाइन को ऊपर या नीचे एक्सपैंड करना, नए प्राइस रेंज के प्रोडक्ट बनाना, उसको हम बोलते हैं लाइन स्ट्रेचिंग। अब इसमें एक आता है अपवर्ड स्ट्रेचिंग। ओके, अपवर्ड स्ट्रेचिंग में क्या होता है, लो एंड से हाई एंड में जाना, जैसे कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट से प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जाना। जैसे टाटा के कार हैं जो नॉर्मल, और फिर टाटा ने क्या है, जैगुआर भी बनाया, सो लग्जरी सेगमेंट में भी आ गए। फिर होता है डाउन स्ट्रेचिंग। डाउन स्ट्रेचिंग में क्या होता है, हाई एंड के प्रोडक्ट पहले लॉन्च होते हैं, फिर वो उसके लो बजट भी निकाल देते हैं। जैसे एप्पल ने पहले आईफोन निकाला, फिर एप्पल SE लॉन्च कर देता है ताकि जो लो लेवल के कस्टमर्स भी खरीद सकें। फिर बोथ वे स्ट्रेच, ओके, दोनों डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनाना, प्रीमियम भी और बजट भी, जैसे मारुति आल्टो लो एंड, सियाज मिड, नेक्सा रेंज प्रीमियम। अब फिर आता है हमारे पास लाइन फिलिंग। लाइन फिलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन के बीच में और प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाता है, जैसे साइज, कलर, फ्लेवर, राइट, जैसे कोको कोला रेगुलर, डाइट, जीरो शुगर, मैगी ने क्या क्या मसाला, चीज, आटा नूडल्स, ओके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को रीच करें। अब हम बात करते हैं सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म ऑफर, इंसेंटिव देना ताकि सेल बूस्ट हो। अब जो टाइप ऑफ सेल प्रमोशन होते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्रमोशन, एंड कस्टमर के लिए ऑफर देना, जैसे कूपन देना या बाय वन गेट वन फ्री ऑफर देना या फ्री सैंपल देना, सो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है। दूसरा होता है ट्रेड प्रमोशन, होलसेलर, रिटेलर के लिए ऑफर देना, जैसे एक्स्ट्रा मार्जिन देना, ट्रेडर को इंसेंटिव दे देते हैं। दूसरा होता है सेल फोर्स बोनस, सेल फोर्स को हम प्रमोशन देते हैं, सेल टीम के लिए इंसेंटिव, बोनस, गिफ्ट, मंथली टारगेट पूरा होने पर, तो क्या ये होता है। फिर क्या स्टेप्स इन सेल प्रमोशन, एक है सेट ऑब्जेक्टिव कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल बढ़ाना है या ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है। दूसरा है सेलेक्ट ऑडियंस, किसको हम टारगेट कर रहे हैं, रिटेलर को या कस्टमर को। चूज टूल, कैसे हम करने वाले हैं, कूपन देके, डिस्काउंट देके या बोनस देके। इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएशन, प्लान चालू करो और रिजल्ट चेक करो कि उससे फर्क पड़ रहा है या नहीं। अब बात करते हैं हम सर्विस डिलीवरी सिस्टम की। सर्विस डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है ये सिस्टम बताता है कि एक कंपनी अपने सर्विस कस्टमर तक कैसे पहुंचाती है। अब इसमें जो कंपोनेंट आते हैं वो होता है पीपल, एम्प्लॉय जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेटर या डिलीवरी बॉय। फिर आता है प्रोसेस, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, राइट, जोमेटो पहले ऑर्डर लेता है, किचन में जाता है, डिलीवरी करता है, फीडबैक लेता है। फिर फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस मतलब जब वो बंदा जो तुम्हारी सर्विस ले रहा था वहां का एम्बियंस कैसा था, वॉशर कैसा था, यूनिफॉर्म कैसा था, जो कस्टमर को ट्रस्ट दिलाता है। तो ये होते हैं कुछ कंपोनेंट सर्विस डिलीवरी सिस्टम के। फिर आता है हमारे पास रूरल मार्केटिंग। अब रूरल मार्केटिंग का मतलब होता है गांव के एरिया में प्रोडक्ट्स को सेल करना और प्रमोट करना। ओके, अब इसकी जरूरत क्या है, इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में है, इसलिए वहां का मार्केट बहुत बड़ा है, तो वहां तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें जो चैलेंजेस आते हैं हमारे पास वो होता है एक लो इनकम, ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते क्योंकि वहां के लोगों की इनकम कम होती है, तो अगर ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा तो कोई उस तरफ देखेगा ही नहीं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह खराब होते हैं, वीक होते हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना मुश्किल हो जाता है। ट्रेडिशनल माइंडसेट, लोग नया चेंज चाहते ही नहीं है, वो पुरानी चीजों से ही खुश हैं, तो उनको एहसास दिलाना कि हाँ तुम्हें एक नए प्रोडक्ट की जरूरत है, ये सब एहसास दिलाना ही बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है रूरल मार्केटिंग का, एक होता है अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देना, गांव के लोगों की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करना, रूरल एरिया का डेवलपमेंट भी प्रमोट करना। अब हम बात करते हैं ब्रांडिंग की।
ब्रांडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक नेम, लोगो या आइडेंटिटी बनाना जिससे लोग उसे पहचान सके। जैसे एप्पल के लोगो से पता चल जाता है एप्पल है, एप्पल का फोन है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक तो तुम्हारे प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाता है, ओके, दूसरे प्रोडक्ट से, जो उसके जैसे और प्रोडक्ट हैं उससे डिफरेंट बनाता है। लॉयल्टी, ब्रांड पसंद आ जाता है तो लोग उसे बार बार खरीदते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज हो तो आप अपने सेम प्रोडक्ट का ज्यादा पैसा ले सकते हो। जैसे आईफोन फोन ही बेच रहा है, सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, पर क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है वो अपने हिसाब से पैसे ले सकता है। अब इसके जो चैलेंजेस आते हैं, एक होता है इमिटेशन ब्रांड्स, डुप्ली। अब जैसे एप्पल बनता है, एप्पल के जैसे बहुत सारे कॉपी बन जाते हैं। ब्रांड अवेयरनेस बनाना बहुत मुश्किल है, अगर तुम फेमस होना चाहते हो बहुत आसान नहीं है। दूसरा कंसिस्टेंसी, हर जगह सेम ही कलर फीचर्स तुम्हें देने पड़ते हैं। जैसे अगर कोलगेट ने रेड कलर चुन रखा है तो हर जगह रेड ही देना पड़ेगा, तो वो एक दिक्कत आ जाती है। अब हम बात करते हैं बाइंग बिहेवियर फैक्टर्स। बाइंग बिहेवियर फैक्टर्स वो चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि कस्टमर क्या खरीदेगा, कैसे और क्यों खरीदेगा। अब जो फैक्टर्स होते हैं जो किसी को बंदा, जो एक बायर के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, एक होता है कल्चर फैक्टर्स, रिलीजन, ट्रेडिशन, वैल्यूज, राइट। जैसे नवरात्रि के टाइम वेजिटेरियन फूड ही डिमांड में होते हैं, नॉन वेज कोई नहीं खाता, ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। फिर आता है सोशल फैक्टर, फ्रेंड्स, फैमिली, राइट। अगर फैमिली ओला यूज करती है तो तुम भी ओला यूज करोगे। पर्सनल फैक्टर्स, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, राइट। अगर तुम स्टूडेंट हो तो बजट फोन लोगे, बिजनेसमैन हो तो आईफोन लोगे। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, एटीट्यूड, मोटिवेशन, परसेप्शन, राइट। सो अगर एक बंदा हेल्थ कॉन्शियस है तो वो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स वगैरह ट्राई करेगा। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं बाइंग बिहेवियर। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है एक प्रोडक्ट के मार्केट के लाइफ के स्टेजेस। सो उसके बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर होता है ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। ओके, अब इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, अगर टाइम मिले तो प्लीज जाके देखना। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, जो लो सेल्स होती है, हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि तुमने एक प्रोडक्ट निकाला, जैसे कि तुमने बुलेट निकाला, तो सबसे पहले लोगों को पता नहीं होगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देखना पड़ेगा, सेल्स कम होगी। फिर आता है ग्रोथ स्टेज, जब क्या है कि तुम्हारा जो तुमने एडवर्टीजमेंट दिया था वो काम कर गई, सेल्स एकदम से बढ़ गई, बहुत डिमांड आ रही है, लोगों को पसंद आया, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया। ओके, फिर आता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या है, जो तुम्हारी सेल्स है वो पीक पे थी और उस टाइम पे क्या होता है, अब लोगों को दिख रहा है, जो कॉम्पिटिटर है उन्हें दिखता है कि भाई बहुत सही चीज बना रहे हैं, तो वो कॉपी करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन स्टेज। अब क्या सबके पास जो तुमने प्रोडक्ट बनाया था वो सबके पास आ गया है, अब वो उसकी सेल्स कम हो जाती है, तो तुम हो सकता है वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर दो। अब बात करते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन और IMC के बारे में, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो हर मेथड जो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैसेज जाता है, जैसे टीवी, एड, प्रिंट, इंस्टाग्राम पोस्ट, सब प्रमोशन के टूल है। ये इन सब टूल्स को जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब होता है सभी टूल को एक सिंगल मैसेज के अराउंड प्लान करना। कंसिस्टेंसी होती है, हर प्लेटफॉर्म पर सेम मैसेज आता है, जैसे कि कोका कोला का ओपन हैप्पीनेस। सो टीवी हो या होर्डिंग हो या डिजिटल, हर जगह सेम मैसेज आएगा, ओपन हैप्पीनेस। ओके, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सबको मिला के सबको एक साथ यूज करना। अब इसमें जो मेजर डिफरेंस यही है कि मार्केट कम्युनिकेशन होता है सब अलग अलग टूल्स हैं, IMC क्या होता है सभी टूल्स को एक साथ सिंक करके यूज करना। ओके, अब हम बात करते हैं STP मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। ओके, अब इसके ऊपर भी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो है, टाइम मिले तो जरूर कराना। सेगमेंटेशन का मतलब होता है एक बड़े ऑडियंस को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड करना, एज, इंटरेस्ट, उन सब के बेसिस पे। फिर होता है टारगेटिंग। अब जैसे अगर तुमने इनकम चूज किया है, इनकम के बेस पे तुमने जो सेगमेंट बनाया था उसको चूज किया, तो फिर तुम डिसाइड करोगे कौन सा इनकम, हाई इनकम को टारगेट करोगे कि लो इनकम को टारगेट करोगे। फिर आता है पोजीशनिंग, बिल्डिंग अ स्पेसिफिक इमेज, राइट। सो अपने जो प्रोडक्ट तुम लॉन्च करो उसका एक इमेज बनाना लोगों के मन में, जिससे कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हो। फिर आता है इंटरनेट वर्सेस और इंटरनेट या डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब इंटरनेट मार्केटिंग सिर्फ जो इंटरनेट को यूज से जो मार्केटिंग की जाती है उसको बोलते हैं, जैसे कि वेबसाइट, ईमेल, SEO, वो सब। ओके, इसमें इंटरनेट का यूज होगा। डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ आ जाता है, इंटरनेट भी आ जाता है, मोबाइल फोन भी आ जाएगा, SMS भी आएगा, ऐप भी आएगा, यूट्यूब भी आएगा। जहां जहां डिजिटल चीजें यूज हुई हैं उन सबको हम बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं प्रमोशनल मिक्स की। ओके, सो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। जो प्रमोशनल मिक्स का मतलब होता है कंपनी के पास जितने भी कम्युनिकेशन टूल होते हैं उन सबको कंबाइन करके यूज करना अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ओके, अब इसमें क्या आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, पेड, नॉन पर्सनल प्रमोशंस। ओके, जैसे एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, न्यूज़पेपर, यूट्यूब,
ओके, सेल प्रमोशन, शॉर्ट टर्म ऑफर देना सेल बूस्ट करने के लिए, जैसे बाय वन गेट वन। पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट फेस टू फेस सेलिंग, ओके, सेल पर्सन इन शोरूम। पब्लिक रिलेशन, बिल्डिंग ब्रांड इमेज, प्रेस रखना, CSR एक्टिविटी करना। ओके, डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, लाइक ईमेल भेजना, SMS भेजना या व्हाट्सएप पे ऑफर देना। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना या गूगल पे एड्स चलाना या मैसेज भेज देना। ओके, वो सब। अब इसका पर्पस क्या होता है? एक तो इन्फॉर्म कि तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों तक पहुंचे। दूसरा, परसुएट, लोगों को कन्विंस करे कि भाई ये तुम खरीदो। रिमाइंडर, भूल ना जाए लोग, कि एक रिमाइंडर देते हैं कि भाई हम ये है, खरीदना है तो खरीद लो। डिफरेंशिएट, आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करना। ओके, सो आई होप तुमने ये वीडियो पूरी देखी होगी। अगर तुमने देखा है तो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।